दोस्तों, पाकिस्तान के एक शहर में एक हिंदू लड़की आर्या अपने पिता के साथ अपने घर में प्रवेश करना ही चाहती थी। तभी एक ब्लैक कलर का एसयूवी गाड़ी आके वहाँ रुकती है। उस गाड़ी से 4 हथियारबंद नकाबपोश उतरते हैं। एक नकाबपोश इशारा करता हुआ कहता है, यही है वो आदमी। और दोस्तों, इसी के साथ एक गोली चलती है दाएं, और गोली उस लड़की के पिता के सीने को चीर देती है। तभी उसकी माँ दौड़ते हुए आती है। एक गोली और चलती है दाएं। लहूलुहान होकर उसकी माँ भी जमीन पर तड़पने लगती है। तभी उसका भाई अपने पिता और माँ को बचाने आता है। तभी एक गोली और चलती है दाएं, और वो गोली भी उसके भाई के सीने को चीर देती है। वो भी लहूलुहान जमीन पर तड़प रहा था। आर्या दम साधे ये नज़ारा, ये खौफनाक मंजर को देख रही थी। उसे गले से एक चीख भी नहीं निकल रही थी। आर्या के सामने उसके माता पिता और भाई को गोलियों से भून दिया गया, और आर्या चीख भी नहीं पाई। तभी वो नकाबपोश वहाँ से चले जाते हैं और जाके अपने आका को बताते हैं, हमने सबको मार दिया। उसका आका बोलता है उस परिवार में एक लड़की भी थी। दोस्तों, वो नकाबपोश वापस उस लड़की की तलाश में आते हैं। तब तक लड़की को अंदेशा हो चुका था कि उसकी जान खतरे में है। वह घर छोड़ के फरार हो चुकी थी, लेकिन नकाबपोश उसके पीछे लग चुके थे। और एक सुनसान गली में नकाबपोश और वो लड़की आर्या का आमना सामना होता है। नकाबपोश उसे देखते ही गन उसकी तरफ करके फायर करना ही चाहता था। तभी वातावरण में एक हल्की सी पिट की ध्वनि होती है, और गोली चलाने वाला नकाबपोश खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है। तभी एक और हल्की सी पिट होती है, और दूसरा नकाबपोश भी जमीन पर तड़प रहा था। आर्या जब आंखें उठा के देखती है तो सामने काले कपड़े में एक व्यक्ति हाथ में साइलेंसर लगी पिस्तौल लिए खड़ा था। उसके पिस्तौल से अभी भी धुआं निकल रहा था। और दोस्तों, वो काला लबादा वाला आदमी कहता है कि अगर जिंदा रहना है और बदला लेना है तो मेरे पीछे आओ। और एक दिन वही लड़की ऐसा कारनामा करती दोस्तों कि पूरा पाकिस्तान दहल उठता है। कई आतंकी कैंप तबाह होते हैं, सैकड़ों आतंकी के परखच्चे उड़ जाते हैं। आखिर कैसे, जानते इस वीडियो में दोस्तों। आखिर कौन था वो काला लबादा वाला आदमी, और लड़की ने आखिर क्या कारनामा किया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत आज से 5 साल पहले हो चुकी थी, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद शहर से। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद शहर में एक हिंदू परिवार रहता था, जो कि आज़ादी के समय बंटवारे में भी वो पाकिस्तान में ही रह गया था। उस परिवार के मुखिया का नाम था शांता प्रसाद, जो कि मुजफ्फराबाद के आज़ाद जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के प्राइवेट टीचर थे। उनकी पत्नी रजनी एक घरेलू महिला थी, और उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा राजन घर पे ही कंप्यूटर कैफे चलाता था, और बेटी आर्या उसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी। दोनों पिता पुत्री साथ कॉलेज जाते और साथ कॉलेज से आते थे। और कुछ दिनों में पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ साजिश चल रही थी, जिसको जब मौका मिलता हिंदू के परिवार को नष्ट नाबूद करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता। खुलेआम 20 सड़क पर हिंदुओं को गोली मार दी जाती, लड़कियों को उठा लिया जाता। और इस साजिश के शिकार शांता प्रसाद भी हुए। शांता प्रसाद अपनी बेटी आर्या के साथ कॉलेज से लौटकर अपने घर में प्रवेश करना ही चाहते थे। तभी उनके दरवाजे पर 2 काले कलर की एसयूवी गाड़ी आकर रुकती है, और उस गाड़ी से कई नकाबपोश उतरते हैं। और एक नकाबपोश शांता प्रसाद की तरफ उंगली करके कहता है, यही है वो खबरी जो हमारी जानकारी लीक करता है और भारत खबर भेजता है। ये भारत का खबरी है। शांता प्रसाद सफाई देने की कोशिश करते हैं कि जब मैं बंटवारे के समय भारत नहीं गया तो मैं खबर क्या लीक करूंगा, मैं पाकिस्तान में हूं और पाकिस्तान का ही हूं। लेकिन तभी एक नकाबपोश उसके ऊपर गोली चलाता है दाएं, तो शांता प्रसाद का सीना छलनी हो जाता है। शांता प्रसाद कराते हुए जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन गिरने से पहले वो अपनी बेटी आर्या को धक्का दे देते हैं एक बगल वाली गली की तरफ। अब बोलते हैं, बेटी भाग जाओ। ये शांता प्रसाद के आखिरी शब्द थे कि बेटी भाग जाओ। आर्या कुछ समझ नहीं आता है और उस गली में प्रवेश कर जाती है, लेकिन उसके पैर डगमगा रहे थे। वो भाग नहीं पाती है और उसी गली में छिपकर वो सारा नज़ारा देखने लगती है। तभी उसकी माँ रजनी चीखते हुए घर से बाहर आती है। तभी एक और गोली चलती है दाएं, और उसकी माँ भी लहूलुहान अपने पति के पास गिर कर तड़पने लगती है। तभी कंप्यूटर कैफे में से उसका बेटा निकलता है। अपने माता और पिता की हालत देख वो सख्ते में आ जाता है। अभी वो कुछ करता
कुछ समझता उससे पहले ही वातावरण में एक और गोली की आवाज़ गूंजती है दाएं, और बेटा राजन का भी सीना छलनी हो जाता है, वो भी गिर के तड़पने लगता है। आर्या उस गली में छिप कर ये सब देख रही थी। उसकी आवाज़ गले में ही फंस कर रह जाती है, वो चीख भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता भाई को गोलियों से छलनी कर दिया गया, लेकिन वो लड़की चीख भी नहीं पाई। आंखों के आंसू उसकी आंखों में ही सूख गए थे। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं पा रही है। वो जड़वत होकर उस गली में ही बैठी रह जाती है। और इधर नकाबपोश वापस एसयूवी गाड़ी से चले जाते हैं, जाकर अपने आका को बताते हैं कि हमने उस पूरे परिवार को मार डाला। जब विस्तार से उनसे पूछा जाता है तब पता चलता है उस परिवार में 4 लोग थे और एक लड़की अभी जिंदा है। और इधर दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान में ही भारत के खुफिया विभाग राव के एजेंट, जो कि भेष बदल के पाकिस्तान में ही रहते थे, उनकी नज़र से ये वारदात छुप न सकी और उनके चीफ का आदेश आता है लड़की को कवर करो, उसे जिंदा सलामत हेडक्वार्टर लाओ, वो हमारे काम की चीज़ है। दोस्तों राव का एक बलिष्ठ एजेंट जिसका नाम वज्र था, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई सवाल किए निकल पड़ता है लड़की की तलाश में। और इधर वो नकाबपोश भी उस लड़की की तलाश में निकल पड़ते हैं। और इधर लड़की आर्या को भी एहसास हो गया था कि नकाबपोश उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो भी गली से निकलकर कहीं भागना ही चाहती थी, तब तक एक नकाबपोश की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। लड़की भागती है, नकाबपोश उसके पीछे पीछे भागते हैं। रात का समय, सुनसान इलाका, लड़की गली में गली भाग रही थी और नकाबपोश भी उसके पीछे भाग रहे थे। तभी एक गली में प्रवेश करती है और नकाबपोश भी घूमकर उस गली के सामने आ जाते हैं। लड़की आर्या वहीं ठिठक कर खड़ी हो जाती है। नकाबपोश एक कुटिल मुस्कान मुस्काता है और गन आर्या की तरफ कर देता है। अभी वो गोली चलाने ही वाला था। आर्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वातावरण में एक हल्की सी ध्वनि गूंजती है, पिट, और वो नकाबपोश चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। खून से लथपथ जमीन पर तड़प रहा था। दूसरा नकाबपोश जो कि उसके साथ था, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, और जब तक वो कुछ समझता तब तक वातावरण में एक हल्की सी फिर पिट की ध्वनि होती है और वो नकाबपोश भी जमीन पर तड़पने लगता है। गोली ना चलते देख आर्या डरते डरते आंखें खोलती है। उसके सामने दोनों नकाबपोश खून से नहाए जमीन पर तड़प रहे थे। जब उसकी नज़र वहाँ खड़े एक व्यक्ति पर जाती है जो कि काला रंग का लवादा ओढ़े हुए था, उसके हाथों में साइलेंसर लगा एक पिस्टल था। वो लड़की आर्या उस आदमी को देखकर अवाक रह जाती है। वो मन ही मन अभी ये सोच रही थी कि ये व्यक्ति आखिर कौन है, हमें क्यों बचाना चाहता है। तभी वो व्यक्ति जिसके हाथों में पिस्टल था, जिसका नाम वज्र था, उसके मुंह से एक आवाज़ निकलता है कि लड़की, अगर तुम्हें जिंदा रहना है और तुम्हें बदला लेना है तो मेरे पीछे आओ। आर्या कुछ भी समझ नहीं आता है, चुपचाप मशीन की तरह उस आदमी के पीछे चल देती है। आदमी एक गली काट के दूसरा गली में प्रवेश करता है और एक मोड़ पर उसका एक दोस्त एक छोटी सी अल्टो लेकर उसका इंतजार कर रहा था। वो आदमी और आर्या दोनों उस अल्टो में बैठते ही गाड़ी 9-11 हो जाती है। रात के सुनसान अंधेरे में वो गाड़ी एक गोदाम में प्रवेश करती है और गाड़ी रुकते ही गोदाम से गाड़ी भी गायब हो जाती है। जब आर्या कुछ समझती तब तक वो अंडरग्राउंड एक बड़े से मैदान में थी। उसे समझते देर नहीं लगती है, ये आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। वो व्यक्ति जिसका नाम वज्र था, आर्या का हाथ पकड़ता है, उसे एक कमरे में ले जाता है। अब बोलता है तुम आज आराम करो, कल तुमसे मुलाकात होगी। आर्या बहुत थकी हुई थी। वो बिस्तर पर जाते ही नींद के आगोश में आ जाती है। सुबह जब नींद खुलती है तो ध्यान से वो कमरे को देखने लगती है। कमरा चारों तरफ से बंद था, कोई खिड़की कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा दरवाज़ा था और कमरे में घड़ी एक लगी थी जो टिक टिक कर रही थी और सुबह के 8 बज रहे थे। तभी वहाँ वज्र आता है और बोलता आज से तुम्हारी एक नई पहचान, नई जिंदगी, नई सोच शुरू होगी। लड़की कुछ भी नहीं समझती है, लेकिन वो इतना समझ गई थी कि वज्र कोई साधारण आदमी नहीं है। और डरते डरते पूछती है आप क्या फौजी हैं। वज्र एक हल्की सी मुस्कुराहट देता है, बोलता है नहीं, हम वो लोग हैं जो अंधेरे में रहकर लाखों लोगों को रोशनी प्रदान करते हैं, जिंदगी प्रदान करते हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें दी है। धैर्य रखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं होता, सबसे बड़ा हथियार धैर्य होता है। धैर्य रखो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। वज्र वहाँ से उठता है और जाते जाते कहता है 10 बजे तुम तैयार रहना। दोस्तों आर्या फ्रेश होती है, तब तो नाश्ता आ चुका था। नाश्ता करती है और 10 बजे उसे एक जगह ले जाया जाता है
जहाँ कई लेडीज और जेंट्स प्रशिक्षक मौजूद थे। कई लोग पहले से वहाँ पे थे। वहाँ पहुँचते ही आर्या आंखें फाड़ फाड़ के सबूत देख रही थी। तभी एक महिला ट्रेनर वहाँ आती है। अब बोलती है, हम लोग भारत के खुफिया एजेंसी रॉक एजेंट हैं। आज से तुम्हारी नई जिंदगी, नई पहचान, नई सोच शुरू होती है और आज से तुम्हारा नाम आर्या नहीं बल्कि अनूपा होगा। उसे एक पहचान पत्र दिया जाता है जिस पर उसका फोटो और उसका नाम अनूपा लिखा हुआ था। वो ट्रेनिंग वाली बोलती है, आज से तुम्हारी नई पहचान, नई सोच, तुम्हारी शारीरिक ट्रेनिंग, साइबर ट्रेनिंग, कोड को डिकोड करना, ये ट्रेनिंग, भावनाओं पर नियंत्रण करना, सारा ट्रेनिंग तुम्हें दिया जाएगा। अब दोस्तों दौर शुरू होता है कठिन ट्रेनिंग का। आर्या उर्फ अनूपा कई बार घबराई, कई बार रोई, कई बार बोली मुझसे नहीं होगा, लेकिन बार बार वज्र उसका सहारा बनता। अब बोलता होगा। वो दिन याद करो जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई को गोलियों से भून दिया गया। दोस्तों आर्या उर्फ अनूपा वो दर्द को याद करती और वो दर्द अब उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका एक संकल्प बन चुका था। और दोस्तों देखते ही देखते 4 साल का वक्त गुजर जाता है। अब वो आर्या अनूपा एक साधारण लड़की नहीं थी। अब वो एक डरने वाली, एक कोमल लड़की नहीं थी बल्कि खुफिया एजेंट की एक प्रशिक्षित जासूस बन चुकी थी। उसे शरीर में फौलादी ताकत आ चुकी थी, फुर्ती इतनी कि चीता भी शर्मा जाए। पलक झपकते ही कई लोगों को मौत के घाट उतार सकती थी। अब वो आर्या नहीं थी बल्कि एक एजेंट आर्या थी, अनूपा थी, जिसे अपने देश भारत के लिए बहुत कुछ करना था। ट्रेनिंग समाप्त होते ही वज्र उससे पूछता है कि किस एरिया में तुम काम करोगी, क्योंकि तुम पाकिस्तान में बहुत पुरानी हो। आर्या उर्फ अनूपा बोलती है कि मैं मुजफ्फराबाद के ही एरिया में काम करना चाहती हूँ। वज्र बोलता है मुजफ्फराबाद के एरिया में 2 ट्रेनिंग कैंप हैं जहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, एक कोटली और एक भीमबार। इन दोनों में से एक जगह तुम्हें चयन करना होगा। तभी कुछ लोग और आ जाते हैं और बोलते हैं, आर्या तुम्हारी एक ट्रेनिंग अभी और बाकी है। तुम याद करो तुम्हारे अंदर क्या वो कला है जो तुम्हें सबसे अलग करता है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, भारत नहीं, जहाँ तुम्हें कोई एजेंट, कोई नौकरी कहीं कुछ मिल जाएगा। यहाँ तुम्हें कुछ ना कुछ बिजनेस ही करना पड़ेगा। तभी वो आर्या बनी अनूपा याद करती है। उसके पिता कहा करते थे, आर्या तुम आमलेट बहुत अच्छी बनाती हो। आर्या बोलती है, मैं आमलेट बहुत अच्छी बनाती हूँ। तभी वज्र बोलता है, आज से तुम आमलेट को ही हथियार बना लेना। और दोस्तों कोटली के इलाके में अब एक आमलेट का नया ठेला नजर आने लगा था और वो आमलेट वाली कोई और नहीं बल्कि वही आर्या उर्फ अनूपा थी। पहले तो उस एरिया से थोड़ा दूर रख के वो आमलेट बेचा करती थी। दोस्तों वक्त बीतते गए, 3 से 4 महीने का वक्त गुजर गया। धीरे धीरे मार्केट में लोग उसे जानने लगे कि अनूपा बहुत अच्छा आमलेट बनाती है। उसके आमलेट की चर्चा बाजार में होने लगी। उसे एक फर्जी पहचान दी गई ताकि कोई भी उसे गलत साबित ना कर सके। और धीरे धीरे आर्या बनी अनूपा अपने ठेले को रोज 2-4 मीटर नज़दीक करते करते ऐसे ही 5-6 महीना में वो कोटली के आतंकी ट्रेनिंग शिविर के सामने ठेला लगाने लगी। तब तक वो काफ़ी फेमस हो चुकी थी। आतंकी शिविर में जो ट्रेनिंग ले रहे थे लड़के आतंकी बनने के लिए, वो भी उसके ठेले बजाया करते थे, वो भी उसे पहचानने लगे थे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी और आर्या अब ट्रेनिंग कैंप के थोड़ी ही दूर पर आमलेट का ठेला लगाती थी और ट्रेनिंग लेने वाले आतंकी उससे आमलेट खाया करते थे। बाजार के और लोग भी लिया करते थे। अब धीरे धीरे अनूपा काफ़ी बिजी रहने लगी। तभी उसे वज्र एक संदेश भेजता है कि अगर तुम इतनी बिजी रहोगी तो पता कैसे लगाओगी। तभी दोस्तों अनूपा एक गरीब लड़की को अपना असिस्टेंट रख लेती है। अब उसे आमलेट का गुड़ सिखाने लगी थी। अब कुछ ही दिनों में वो लड़की भी एक शानदार आमलेट बनाने लगी थी। अब वो लड़की आमलेट बनाती और अनूपा की नज़र चारों तरफ आतंकी शिविर पर रहती। उसके कान हमेशा आतंकियों की बातचीत पर रहती और जो भी काम की चीज़ होती उसे कोडवर्ड में वज्र को भेज देती। अब आतंकियों के सारे राज पर्दाफाश होने लगे। कब नए आतंकी आ रहे हैं, कब आतंकी जा रहे हैं, कितने आतंकी रह रहे हैं, सारा कुछ उसे पता चलने लगा। अब उस आतंकी शिविर में बड़े बड़े आका, बड़े बड़े प्रशिक्षक जो उनको ट्रेनिंग देते थे, वो भी उसको ठेला पाने लगे। और अनूपा का सबसे बड़ा हथियार था वो लड़की थी। उस पर कोई शक ही नहीं कर सकता था। वो आमलेट खाते और खड़े खड़े बातें करते, कुछ ऐसी बातें कह जाते जो उन्हें पता ही नहीं चलता था वो क्या कह गए। और अनूपा इस बात को कोड करके वज्र को भेज देती और ट्रेनिंग वाले लड़के भी वहाँ आने लगे। कई तरह को बातें करते जो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या बता गए। और अनूपा के लिए सब काम की बातें होती। दोस्तों वक्त बीतते गया, वक्त बीतते गया।
1 साल का वक्त गुजर जाता है आमलेट बेचते हुए। ये अनुपा की धैर्य की परीक्षा थी। तभी एक दिन कुछ लड़के उसे ठेले पर आमलेट खाने आए और वो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। उसके बातचीत से पता चला कि आज से 1 सप्ताह बाद उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी। अब उसे ग्राउंड में उतारा जाएगा और टोटल 90 आतंकी लड़के हैं जो कि यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और 10 प्रशिक्षक हैं, यानी कुल मिला के 100 आतंकी हैं। दोस्तों तुरंत अनुपा कोड में उसे भेजती है वज्र के पास कि हमें आपसे मिलना है। वज्र रात को आता है उनसे मिलने। अनुपा सारी बात बताती है कि आतंकियों की ट्रेनिंग समाप्त हो गई है और 100 आतंकी हैं कुल मिलाकर। वज्र उन्हें बोलता है कब ये उड़ने वाले हैं। अनुपा बोलती है 1 सप्ताह बाद यहाँ से निकल जाएंगे। वज्र बोलता है वही हमारा वक्त होगा जब हम इन्हें उड़ाएंगे। आज से तुम इनकी बातचीत पर ध्यान रखती हो, ये तो अच्छी बात है। आज से ये देखना अगर 1 सप्ताह बाद ये उड़ने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो ज़रूर इन्हें ट्रेनिंग के लिए ले आया जाएगा कि कहाँ जाना है। और ठीक दोस्तों 2 दिन बाद से ही 2 बसें अंदर घुसना शुरू हुई। ये अनुपा के लिए नई बात थी। वो बसें अंदर जाती और पूरे आतंकी को लोड करती और गेट से बाहर निकलती, एक बाएं और एक दाएं की तरफ मुड़ जाती। ये प्रक्रिया हर रोज़ दोहराई जाती। अनुपा सारी बात वज्र को बताती है। वज्र उन्हें बोलता है कि ये आतंकी को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा, इसलिए उन्हें अलग अलग रास्ते से ले जाया जा रहा है और यही हमारा पिक पॉइंट होगा। दोस्तों उस दिन ठेले पर और लड़के आमलेट खाने आए, काफ़ी खुश थे और बातों ही बातों में कह रहे थे कि रात के खाना खाने के बाद हम लोग रात के 10 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों आखिरी परीक्षा घड़ी आ गई थी। तुरंत वज्र को संदेश भेजा जाता है। वज्र उससे मिलने आता है और बोलता है आज की रात ही आखिरी और आज की रात ही भारी है, हमें जो कुछ करना है आज ही करना है। और दोस्तों उस गेट से 200 मीटर दूर एक मोड़ के पास एक जगह चुना जाता है और रात को ही 4 खतरनाक बम को वहाँ लगा दिया जाता है और एक बम की निगरानी वज्र के जिम्मे था और दूसरे बम की निगरानी अनुपा के जिम्मे था। दोनों के हाथों में रिमोट था। सब कुछ रात को ही फिनिश कर दिया जाता है। बम इतने शक्तिशाली थे कि रोड के साथ साथ 100 मीटर के दायरे के परखच्चे उड़ा सकते थे। बस सही समय पर बटन दब जाना चाहिए। दोस्तों अनुपा को रात भर नींद नहीं आती है। हर सेकंड उसके माँ बाप भाई का चेहरा सामने आ रहा था, खून से लथपथ, रोड पर तड़पते हुए, गिरते हुए। अब वो बदला की घड़ी आ चुकी थी। दूसरे दिन भी उसका वक्त नहीं कट रहा था। वो शाम होने का इंतजार कर रही थी और ठीक शाम भी होता है दोस्तों। 8 बजे ठेला बंद करने के बाद वज्र से मिलती है। दोनों आपस में बातें करते हैं और दोनों अपने अपने स्थान पर आकर ज़मीन पर छिप जाते हैं। उन्होंने छिपने की जगह पहले ही डिसाइड कर लिया था। रात के 9 बज चुके थे। अब 1 घंटा बाकी था, यानी कभी भी वो बसें आतंकी से भरे हुए बाहर निकल सकते। एक एक क्षण का इंतजार बड़ा लंबा होता जा रहा था, लेकिन सांस रोके वज्र और अनुपा अपने अपने जगह पर चुपचाप लेटे हुए थे। वो अंधेरे का एक हिस्सा बन गए थे। तभी दोस्तों गेट पर एक रोशनी चमकती है और दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। ये चमक ऐसी चमक थी जब चीता की आंखों में आती है अपने शिकार को देखकर। और ठीक 2 मिनट बाद गेट से 2 बसें निकलती है। एक बाएं की तरफ मुड़ती है, एक दाएं की तरफ मुड़ती है। इधर वज्र और अनुपा हाथ में रिमोट लेकर तैयार थे और जैसे ही बस उस बम के पिक पॉइंट पर आता है, एक साथ रिमोट दबाते हैं। दोस्तों गगन भेदी धमाका होता है और बम के धमाके के साथ स्ट्रीट लाइट टूट के बिखर जाती है। इसके साथ साथ बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। कई फीट ऊपर बस उड़ जाती है और जब बस नीचे आती है उसके साथ साथ कई लाशें परखच्चे उड़े हुए हवा में तैर रहे थे। किसी के हाथ उड़े थे, किसी की गर्दन उड़े थे, किसी के पैर उड़े। चारों तरफ चीख पुकार कोहराम मच गया था, लेकिन उन्हें बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। दोस्तों थोड़ी देर बाद वातावरण में पुलिस की सायरन गूंजने लगती है। तब तक वज्र और अनुपा अपने काम करके अपने हेडक्वार्टर लौट चुके थे। दोस्तों पाकिस्तान को एक ऐसा दर्द दिया गया, जो दर्द पाकिस्तान हमेशा भारत को देना चाहता है। और अनुपा ने ऐसा खतरनाक बदला लिया कि पाकिस्तान भी दहल उठा। उसके बाद दोस्तों वज्र और अनुपा एक नए मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और पाकिस्तान जो कि हमेशा इंडिया को दहलाने की बात करता है, उसे दहलाने में कितना आनंद आया ये जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।